नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको ऐसे प्रश्नों से अवगत कराऊंगा जो कि हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। और ये प्रश्न हैं, अलंकार से संबंधित हैं, अलंकार पर आधारित प्रश्न हैं। हर परीक्षा में जिनमें हिंदी का प्रयोग होता है, हर एक परीक्षा के लिए ये उत्तम प्रश्न है। जिसमें कि पहला प्रश्न है, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इस समय हम जो इन प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, ये प्रश्न हमारे सभी प्रश्न अनुप्रास अलंकार के हैं। लेकिन अनुप्रास अलंकार, यहाँ 5 प्रकार का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखो यहाँ पर जो है, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अलंकार जो क्या चाहिए, अनुप्रास अलंकार है वो जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है। तो एक वर्ण की आवृत्ति जो एक बार होती है वो छेकानुप्रास में होती है। तो यहाँ पर जो उत्तर इसका सही होगा वो छेकानुप्रास होगा। इसके बाद में इसको आप चाहें तो नोट कर लें या लिख लें। छेकानुप्रास इसका उत्तर सही होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है इसमें, तरनी तनुजा तट तमाल तरोबर भू छाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ भी एक वर्ण की आवृत्ति हुई है, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक बार वर्ण की आवृत्ति हुई है। जब एक से अधिक बार वर्ण की आवृत्ति होती है तो उस स्थिति में जो अलंकार होता है वो होता है वृत्यानुप्रास। तो इसका जो सही उत्तर जो होगा वो वृत्यानुप्रास होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो देखो, ये जो ऐसी स्थिति आती है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, मतलब ये धन संचय वाला मैटर यहाँ भी है और धन संचय यहाँ भी आया है, दोनों जगह आया है, लेकिन दोनों की स्थितियाँ अलग अलग हैं। दोनों का मतलब है, लेकिन मतलब एक ही है, लेकिन स्थितियाँ दोनों की अलग अलग है। ये कहता है पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद कमा सकता है। अगर कहता है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर पुत्र कुपुत्र है, बर्बाद करने वाला है, तब भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति में जो अलंकार होता है वो आपका होता है लाटानुप्रास। यानी जहाँ पर मतलब एक ही वाक्य उपवाक्य दो जगह पर प्रयोग हुआ हो, लेकिन दोनों को अलग अलग अर्थ के लिए प्रयोग किया गया हो, ऐसी स्थिति में लाटानुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद में आता है अगला जो उदाहरण है, तुलसी दास सीदत निषदिन देखत तुम्हार निठुराई में कौन सा अलंकार है। तो देखो, इस अलंकार के अंतर्गत
क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ता वर्ग है हमारा, उसके वर्णों का अधिक प्रयोग है। तुलसी दास, तुलसी और दास को अलग करें तो ता दा, तुलसीदास। सीदत, दा और ता यहाँ भी प्रयोग हो गया। निस्दिन, तो दा और ना प्रयोग यहाँ पर हो गया, यहाँ भी ना प्रयोग हुआ। ये सभी जो है वो ता वर्ग के वर्ण हैं। देखत, यहाँ पर दे में दा और ता, ये दोनों ता वर्ग के वर्ण हैं। यहाँ जो है ये ता वर्ग का वर्ण है, फिर ये ता वर्ग का वर्ण है। मैं अभी यहाँ पर बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो ऐसी स्थिति जो होती है जिसमें एक वर्ण के जो एक ही कहना चाहिए वर्ग के जो वर्ण हैं वो कई बार आते हैं, ऐसी स्थिति में जो अलंकार होता है वो होता है आपका श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार ऐसी स्थिति में होता है। उसके बाद में आप अगला प्रश्न देखेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर में अलंकार होगा। तो देखिए यहाँ पर आप हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्यों? क्योंकि अंत्यानुप्रास ये कहता है कि जो दो पंक्तियाँ होती हैं कविता की, पहली पंक्ति का जो अंतिम वर्ण है और दूसरी पंक्ति के अंतिम वर्ण जो होते हैं वो समान होते हैं। यहाँ पर सागर है, गर, सागर आगर हो गया, और यहाँ पर भी जागर हो गया। ऐसी स्थिति में आपका अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, किस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति 3 या अधिक बार होती है? तो देखो, जो पहली स्थिति तो ये है कि वर्ण की आवृत्ति एक बार ही हो। ऐसी स्थिति में तो छिकानुप्रास होता है। लेकिन जहाँ पर आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाती है वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। तो यहाँ पर जो इसका जो सही उत्तर जो होगा वो वृत्त्यानुप्रास होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, छेकानुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। अब छेकानुप्रास में एक ही वर्ण की अब आवृत्ति वाले जो हैं ये दो अलंकार हैं, छेका भी है और आपका वृत्त्या भी है। लेकिन क्या होता है कि छेकानुप्रास में केवल एक बार और आपके कहना चाहिए कि जो वृत्त्यानुप्रास है उसमें लगातार एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। तो जो कहता है कि छेकानुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। यहाँ पर देखिए इसका जो उत्तर होगा वो होना चाहिए आवृत्ति तो एक बार ही होनी चाहिए। इसको आप सुधार सकते हैं। 2 बार आवृत्ति का मतलब ये हो जाएगा कि 2 बार आवृत्ति का मतलब ये हो जाएगा कि वो एक ही वर्ण 4 बार आ गया। लेकिन अब एक बार आवृत्ति होती है एक ही बार, तो क्या हुआ, वर्ण वो 2 बार आ गया। तो वर्ण 2 बार आया लेकिन आवृत्ति एक बार ही हुई। ये ध्यान रखिएगा, इसको आप ठीक भी कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कि किस अलंकार में
उपवाक्य की किस अलंकार में उपवाक्य की आवृत्ति होने पर उपवाक्य का अर्थ नहीं बदलता। तो ये आपने देखा था, ये जो अलंकार हमारा है वो किस अलंकार में वाक्य की आवृत्ति होने पर वाक्य का अर्थ नहीं बदलता। ये हमारा लाटानुप्रास में होता है ऐसा। जैसा कि मैंने पीछे आपको उदाहरण दिया था, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, उसी के अनुसार ये जो है वो लाटानुप्रास इसका सही उत्तर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस अलंकार में एक ही वर्ण हर पंक्ति के अंत में लगातार आता है। तो जैसा कि अंत वाली बात आ गई यहाँ पर, तो अंत से समझिए कि यह अंत्यानुप्रास यहाँ पर होगा। इसमें जो है पंक्तियों के अंतिम जो वर्ण है वो समान होते हैं। उसके बाद में आता है आपका प्रश्न, एक ही वर्ण की लगातार आवृत्ति होती है, वो होती है आपकी वृत्त्यानुप्रास में। वृत्त्यानुप्रास इसका सही उत्तर है। फिर उसके बाद में आता है छेकानुप्रास के लिए सही विकल्प चाहिए। छेकानुप्रास एक वर्ण की आवृत्ति 3 बार, एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार, एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार। तो यहाँ पर इसमें क्या है कि छेकानुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति तो एक बार ही होती है, लेकिन वो 2 बार लगातार आता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये इन प्रश्नों से मैंने आपको अवगत कराया। अब मैं आपको अगले वीडियो में जो और अलंकार हैं उनके प्रश्नों से आपको अवगत कराऊंगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।